हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी बच्चे? सभी बच्चे अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। हमारी बात चल रही है बेटा कंडीशनल सेंटेंस पर। और कंडीशनल सेंटेंस में जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इमेजिनरी कंडीशन पर। पिछली क्लास में कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे और जो भी आपके आंसर्स रहे बहुत अच्छे रहे। और जो बच्चे ये कहते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर होता है कि सर आंसर हमें पता नहीं। जिस दिन आपका आंसर गलत आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, ठीक है? तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बस कमेंट में आंसर दिया करो आप लोग। शानदार, जानदार, जबरदस्त, नंबर वन सेशन, ये सारी बातें तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लगा रहा हूँ। नहीं, 100% तो नहीं कहूँगा क्योंकि अभी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है मेरी। मैं रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। जिस दिन मैं लाइव आऊँगा उस दिन मज़ा आएगा क्लास में, एक अलग लेवल का आनंद आने वाला है, ठीक है? तो फिलहाल जो हम बात कर लेते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? इमेजिनरी कंडीशन में मैंने कल बात बताई थी। इमेजिनेटिव कंडीशन जो होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है, न कि प्रेजेंट टेंस में होती है, और पास्ट के प्लूरल फॉर्म में होती है। एक बच्चे का कमेंट में क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन को शुरुआत करते हुए आप लोगों के बात को आगे बढ़ाता हूं। और ये कॉन्सेप्ट जो बच्चे ने पूछा है ये हमारी क्लास का ही पार्ट है। मैंने कहा इफ आई वर देयर। क्वेश्चन बच्चे ने लिखा है कुछ इस तरीके का, इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प यू। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। और बच्चे ने जो मुझसे पूछा है वो ये पूछा है कि सर ये जो देयर है क्या ये सब्जेक्ट का काम करेगा? मेरे बच्चे ग्रामेटिकली बात पर आप लोगों को लेकर के जाऊंगा और पूरा फोकस आप लोगों को कराऊंगा इस ग्रामर के कॉन्सेप्ट पर। पूरा फोकस आप लोगों को लेकर के चलूंगा कि क्या है आखिरकार मसला, ठीक है? कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा ये जो देयर है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एक एडवर्ब है। और एडवर्ब कभी भी काय का काम नहीं कर सकता है, सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। देयर एक एडवर्ब है और एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। और एडवर्ब अगर सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है तो ये तो सब्जेक्ट नहीं है। अब मैं आता हूं बच्चे की बात पर कि सर जब ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसमें वर्क क्यों लगा रहे हो? चलिए बेटा, एज्यूम कर लेते हैं एक बात मैं आपसे एजम्पशन करवाना चाहता हूं कि मैं अगर वहां होता तो तुम्हारी मदद कर देता। इसका मतलब वहां पर कोई तो रहा होगा जिसने आपकी मदद नहीं की। हाँ या ना? कोई तो रहा होगा जिसने आपकी मदद नहीं की। और जिसने आपकी मदद नहीं की वो यहां पर लिखा हुआ है नहीं, बट अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टूड है। उसको हम समझ सकते हैं कि आखिरकार वो व्यक्ति कोई तो रहा होगा। इसका मतलब सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है लेकिन सब्जेक्ट तो है। और सब्जेक्ट दिया हो भी सकता है इमेजिनेटिव में दूसरा, और नहीं भी। और अगर दिया है तो ये गलती बनती है कि वहां सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए और कोई केस नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे को ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए कुछ और एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने सबसे पहले सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा इट इज टाइम आई एम अ टीचर। दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, इट इज हाई टाइम यू रीच देयर। तीसरा सेंटेंस लिखता हूं, इट इज राइट मोमेंट यू विल ज्वाइन द क्लास। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए लिख देता हूं,
इट इज टाइम ब्लैंक। अब इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, टू गो, गो या फिर वेंट। अब यहां जो सबसे पहली बात है बच्चा, उस बात को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, और जो बच्चा ध्यान से सुनेगा उसको हर बात समझ में आएगी। जो बच्चा ध्यान से सुनेगा उसको हर बात समझ में आएगी। ठीक है, मैंने सबसे पहली बात आपसे कही, क्या कही साहब? मैंने सबसे पहली बात कही कि इट इज टाइम आई एम अ टीचर। मैं दो सेंटेंस बोलूंगा, ध्यान से सुनना और बताना कौन सी बात सही है। मैंने कहा इट इज टाइम, ये वही समय है, आई एम अ टीचर, जब मैं एक अध्यापक हूं। अगर मुझे ये बोलना होगा कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं ऐसे क्यों बोलूंगा कि ये वही समय है जब मैं एक टीचर हूं? मैं तो ये बोलूंगा कि भाई मैं अब एक टीचर बन गया हूं, ये तो बोला जाएगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये वही समय है जब मैं एक टीचर हूं। अगर मैं टीचर बन गया हूं तो मैं सिंपल ही बोलूंगा कि भाई मैं अब एक अध्यापक हूं, या मैं अब एक अध्यापक बन गया हूं, यही तो बोलूंगा। अरे हाँ या ना? मैंने कहा इट इज टाइम, यह वही समय है, आई एम अ टीचर। मैंने कहा यह वही समय है कि अगर मैं पढ़ना शुरू करता या एग्जामिनेशन दे रहा होता तो मैं एक अध्यापक होता। इसका मतलब अध्यापक बनने वाली बात मेरे दिमाग में रह गई, अध्यापक बन नहीं पाया। मैं हूं, अध्यापक कोई और बन गया। अरे हाँ या ना? हाँ। मैंने कहा इट इज हाई टाइम, ये बिल्कुल वही समय है, यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंच जाते। यहां से हमें बात समझ में आती है कि ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं, कौन कौन से सरकार? मैंने लिखे हैं इट इज टाइम, या फिर इट इज राइट टाइम। राइट टाइम की जगह क्या लिखा मिल सकता है आपको? इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। और इसके बाद अगर आपको क्या लिखा मिलता है, इसके बाद अगर आपको कोई एक सेंटेंस लिखा मिलता है तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में रहेगा। कौन से टेंस में रहेगा बच्चा? पास्ट टेंस में रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया है इट इज टाइम, और इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, तो यहां इमेजिनेटिव कंडीशन पास्ट की प्लूरल वर्ब होती है, यानी क्या लिख दोगे? वर। दूसरा क्वेश्चन इट इज हाई टाइम, ये वही समय है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे? यहां पर आपको रीज्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहां पर पास्ट टेंस लिखना है। बात क्लियर हो रही होगी। तीसरे सेंटेंस में मैंने कहा इट इज राइट टाइम, यू विल ना करके विल का पास्ट हम यहां पर वुड कर देंगे। लेकिन गौर से सुनिए, मैंने क्या कहा? इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद अगर सेंटेंस आता है तो पास्ट टेंस होगा। सेंटेंस आने का मतलब ये हुआ कि इधर हमें अलग सब्जेक्ट दे रखी होगी, अलग वर्ब दे रखी होगी, और अलग कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। लेकिन अगर हमें सेंटेंस दे रखा है इट इज टाइम, और इट इज टाइम के बाद यहां पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, हमें वर्ब दे रखी है, तो ऐसे सेंटेंस में इज मेन वर्ब का फंक्शन कर रही होगी बेटा। और एक मेन वर्ब के जब बाद दूसरी मेन वर्ब आती है तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं? टू। तो देखो जरा, यहां कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, तो जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो आपका सही ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा हो जाएगा? टू गो, यानी इट इज टाइम टू गो, इट इज टाइम टू गो। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। बोलो हाँ भाई, नटखट नादान। यहां तक की बात क्लियर हो रही है सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है तो फिर इससे आगे बढ़ लेते हैं, और इससे आगे की बात पर चलता हूं, और इससे आगे एक सेंटेंस मैं आपके लिए फिर से लिखता हूं। मैंने कहा इट इज द फर्स्ट टाइम, क्या? इट इज द फर्स्ट टाइम आई विल मीट हिम। अब इस क्वेश्चन को अगर समझोगे
तो इस क्वेश्चन में दिया है इट इज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय है। कौन सा पहला समय है? आई मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, इसका मतलब ये हुआ भाई कि यहां पर अगर मैं देखूं तो ये पहली बार होगा काम, यानी काम होने वाला है। और काम अगर होने वाला है तो ये सेंटेंस में जो भी सेंटेंस है वो वैसा ही रहेगा जैसे दिया हुआ है। कहने का मतलब अगर हमें इट इज और इट इज के बाद क्या दे रखा है बेटा? ऑर्डिनल नंबर। इट इज के बाद क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे? ऑर्डिनल नंबर। और उसके बाद दे रखा है टाइम। तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो उसी टेंस में रहेगा जिसमें ये दिया हुआ है, एज इट इज। क्या रहेगा? एज इट इज। जिस टेंस में भी है ये उसमें ही ज्यों का त्यों रहेगा। मैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको फिर से समझाने की और बताने की कोशिश करता हूं। प्यार से और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि इट इज टाइम आए, इट इज राइट टाइम आए, इट इज हाई टाइम आए, और उसके बाद कोई सेंटेंस आए तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट में रहेगा। अगर पास्ट में है तो सही है, अगर प्रेजेंट में है तो हमें उसे पास्ट में कन्वर्ट करना होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इट इज टाइम के बाद, इट इज टाइम के बाद अगर कोई दूसरा सेंटेंस नहीं दे रखा और वर्ब फिल करने को दी है तो वो वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में होगी, यानी 2+V1 फॉर्म में होगी। और तीसरी बात मैंने बच्चे जो आपको बताई वो ये बताई कि इट इज टाइम से पहले, टाइम से पहले अगर कोई ऑर्डिनल नंबर दिया हुआ है, ऑर्डिनल नंबर कहने का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एसेट्रा एसेट्रा। अगर ऑर्डिनल नंबर दिया है तो ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्डिनल नंबर से पहले जैसा टेंस है वैसा ही रहेगा। मेरी बात क्लियर हो रही होगी, हाँ या ना? एक मिनट बेटा। तो अगली बात पर पहुंचते हैं। यहां तक कि इमेजिनेटिव कंडीशन खत्म हो गई है। अब अगली बात पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। तो अगली बात क्या है? गौर से सुनिए और समझिए। अगली बात मेरे प्यारे बच्चे ये है कि अगर मैं यहां पर एक शब्द लिखूं, और शब्द लिख दिया है मैंने, कौन सा? वुड दैट। कौन सा? वुड दैट। और मैं यहीं पर कह दूं आई वॉज अ किंग, आई वॉज अ किंग। तो प्यारे बच्चे ये जो वुड दैट वर्ड है ना, ये जो वर्ड है वुड दैट, इसका हिंदी में मीनिंग होता है भाई क्या? काश। क्या मीनिंग होता है इसका? काश। और काश की जब हम बात करते हैं तो काश भी हमारे पास्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी इमेजिनरी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इमेजिनरी को करता है, काश मैं एक राजा होता, इसका मतलब मैं राजा नहीं हूं। और अगर मैं राजा नहीं हूं तो इसका मतलब है इमेजिनेटिव कंडीशन है, मैं सोच रहा हूं, और सोच रहा हूं तो यहां वॉज न होकर के यहां पर भी क्या होनी चाहिए थी प्यारे बच्चे? वर ही होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? वर। क्लियर है मेरी बात? अब मैं एक बात आप लोगों के लिए करता हूं, और यहां पर मैंने कहा एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। इफ इट इज क्लाउडी, if it is cloudy, it blank rain today। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मैं इसके लिए कुछ ऑप्शंस तैयार कर रहा हूं, आपको इसका जवाब देना है। अगर मैं इसके लिए पहला ऑप्शन लिखूं कैन, दूसरा ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं मे, तीसरा ऑप्शन इसके लिए आपके लिए लिख दे रहा हूं विल, और चौथा ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए शैल। अब कंडीशन पर फिर से लौटते हैं और कंडीशन को समझ लेते हैं। मैंने कहा कि अगर बादल हो रहे हैं तो बारिश होगी या हो सकती है। अगर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको काय का, अगर कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस का, तो आप कहोगे, यहां पर आप कहोगे कि सर कंडीशन प्रेजेंट में है,
हाँ, आप कहोगे कि यदि कंडीशन किस में है, प्रेजेंट में, तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। लेकिन 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 फ्यूचर इंडेफिनिट होने का मतलब है कि बादल हो रहे हैं तो बारिश होगी होगी। अगर मैं यहां, प्यारे बच्चे समझो, अगर मैं यहां विल लगाऊं तो इसका मतलब है बारिश होगी ही होगी। लेकिन कभी कभी मौसम बदल भी तो जाता है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। है, जरूरी नहीं है कि बादल हो रहा है तो बारिश होगी होगी। आया ना। इस पर मुझे एक लाइन याद आ रही है, किसी कवि शायर ने एक बात कही है कि अब नहीं सुनाना, तुम कहोगे आगे कभी तब सुनाऊंगा। ठीक है, हाँ, फरमाइश आनी चाहिए कि सर सुनाइए, तो ही सुनाऊंगा मैं। ऐसे शायरी सुना दी मैंने फ्री में तो फिर बेकार हो जाएगा ना मसला। हाँ, मैंने कहा इफ इट इज क्लाउडी इट विल रेन टुडे। यदि बादल हो रहे हैं तो बारिश होगी, और बारिश होगी ये पक्का नहीं है। इसका मतलब न यहां विल्स लग सकता है और न ही कैन, सेल। अब ये बात कर रहा है सर मॉडल के यूज की, और यहां पर यूज होगा मेरे भाई क्या, मे। अब कमेंट बॉक्स में आज का होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि यहां मे ही क्यों यूज हुआ, कैन क्यों नहीं यूज हुआ। अगर इस बात को सीखना है तो आपको कमेंट्स में लिखना होगा कि हाँ सर मॉडल से स्टार्ट कर दीजिए। इमेजिनरी कंडीशन या कंडीशन अभी खत्म नहीं हुई, अब कंडीशन में एक टॉपिक और एंट्री कर रहा है, उस टॉपिक का नाम है मॉडल। आपको ये मॉडल समझने होंगे तब जाकर के ये बात समझ में आएगी। आज की बात यह है कि कोई क्या बता सकता है मुझे कि यहां मे का यूज क्यों हुआ है। अगर हाँ बता सकता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम मॉडल्स में स्टार्ट करेंगे। तो आपको जुड़ना है मेरी कल की क्लास में। कल की क्लास होगी मॉडल्स की। और हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आपके, मैं कई बार कह चुका हूं कि सेशन को शेयर, लाइक और कमेंट करते रहिए, जिसमें कंजूसी एक अपर लेवल पर चल रही है। ठीक है, ये कंजूसी बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आप सभी बच्चे शेयर करते रहिए। और हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी खत्म होते ही हम अपने एक टॉपिक पर आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक इज वोकेबलरी। हम वोकेबलरी पर चर्चा कर रहे होंगे और आपको सिखा रहे होंगे कि आसानी से शब्दों को कैसे याद किया जा सकता है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।